हेलो गाइस, वेलकम टू योर लेक्चर 2 ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट। चलो गाइस, लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, एक ओवरव्यू देखा था कि ये सब्जेक्ट में एक्चुअली है कैसा, क्या पर्सपेक्टिव से ये सब्जेक्ट है, मतलब इसमें क्या क्या चीजें हम देखेंगे। एक ओवरऑल तो बिजनेस का व्यू ले लिया था। अभी ये जो बिजनेस का व्यू है भाई, मुझे बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो मतलब आई विल हैव टू प्रोक्यूर द फंड्स। तो मुझे पैसा तो लाना पड़ेगा किधर से, तो भी खुद का पैसा एज वेल एज अदर्स का पैसा। तो ये पैसा आ गया है सब प्रोक्योरमेंट। अभी इसको इन्वेस्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, बिजनेस में करेंगे, अलग अलग वेज में करेंगे, क्या किस किस में इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे, वो भी हमने देख लिया था, है ना। तो लॉट ऑफ सोर्सेस वी कवर्ड। कि अगर मैं बोलूँ सोर्सेस के बारे में, तो सोर्सेस में हमने देखा था, अगर आप मुझे बताओगे तो डेफिनेटली गाइस आप बता पाओगे इक्विटी शेयर्स। सही है, यही बोल रहे हो आप। इवन इफ आप रिकॉर्डेड हो, फील करना है कि लाइव में हो, आपने बोलना ही, जैसे भी क्वेश्चन पूछूंगा बोलना ही आपने, ठीक है। इक्विटी शेयर्स, ठीक है, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है बट आंसर तो सही होगा ना। इक्विटी शेयर्स हमने देखा था कल। सेकंड हमने देखा था सर ये हो सकता है प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू भी, एकदम एब्सोल्युटली सही है। थर्ड सर इक्विटी तो ठीक है यार, अभी मैं बात करूँ ये तो ओनर्स हो जाएंगे ना, मेरे ओनर्स ऑफ द कंपनी होंगे ये। अगर मैं बात करूँ भाई अपना बोरोइंग्स, तो डेट में काफ़ी सारे वेज है ना। डेट में मैं फर्स्ट लिया बोरोइंग्स। अब ये बोरोइंग्स कहाँ से हुए, इधर बैंक से हो सकते हैं या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो सकते हैं, ठीक है, सही है। उसके बाद में मैंने फोर्थ लिया डेट में अगेन मैंने दो पार्ट किए, कोई डिबेंचर्स इशू करके कर लिया, जैसे शेयर्स इशू कर रहे हैं वैसे ही डिबेंचर्स करेंगे। एंड सेकेंड थिंग मैं बात करूंगा बॉन्ड्स की, ठीक है, ऐसे हो सकता है। लॉट ऑफ अदर थिंग्स, मैं फिफ्थ कर देता हूँ अदर्स, ठीक है। अभी गवर्नमेंट को पैसा करना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आएंगे, काफी सारे अदर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, काफी सारी चीजें हैं। मेजरली अपने लिए क्या रिलेवेंट है भैया, इक्विटी शेयर्स इज द मेजर बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट चीज। उसके बाद अपने लिए रिलेवेंट है डेट में डिबेंचर्स, बोरोइंग्स, ये काफी ज्यादा रिलेवेंट है, एंड प्रेफरेंस शेयर्स भी रिलेवेंट है। सो मेजर अपने लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है। ये क्या हो गया सोर्सेस, क्या मतलब कहां से पैसा आ रहा है। अभी जब मैं अप्लाई कर रहा हूं तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन में आपको क्या होना चाहिए सर, बोलो मुझे क्या होना चाहिए। एप्लीकेशन जब बोलता हूं, एप्लीकेशन मतलब आपके आंखों के सामने डायरेक्टली आपका बैलेंस शीट आ जाएगा, ठीक है। बिजनेस का बैलेंस शीट देख लो, टी फॉर्मेट में ले रहा हूं, जमाना चला गया, बोला था कल ही, जमाना चला गया पहले लेक्चर में ही, बट फिर भी मैं बोलूंगा बिकॉज बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो बैलेंस शीट में एसेट्स मैं जो बोल रहा हूं ये एसेट्स है आपके फिक्स्ड वाले, फिक्स्ड एसेट्स मतलब पीपीई बोल दूं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अदर नॉन करंट एसेट्स अदर्स, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट्स के किसी एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। एंड करंट एसेट्स, सही है, करंट एसेट्स। अभी मैं लायबिलिटीज में बोलूं बिकॉज ये तो मैंने इन्वेस्ट कर लिया ना। अभी जो मैंने इन्वेस्ट किए भाई, मैंने कुछ परचेज भी किया तो उधर भी तो पैसा गया है ना, ये तो मेरा एसेट बन गया। बट जो मेरे लायबिलिटीज है जिधर मैंने अभी तक पे नहीं किया बट इन्वेस्ट तो कर दिया, एक्रू तो हो गया, मतलब जबान तो दे दी है ना कि भाई मैं तुझे पैसे दूंगा, तो जबान देती तो मेरा तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना वो बिजनेस में। तो जैसे कि इधर ट्रेड पेएबल्स, ठीक है ना, सही है। तो ट्रेड पेएबल्स मतलब मैं बोल दूं इन शॉर्ट करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये ट्रेड पेबल्स को हटा देता हूं एंड बोलता हूं सिर्फ करंट लायबिलिटीज। लॉट ऑफ थिंग्स आएगी आपकी इसमें। नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब बोरोइंग्स का पैसा, नॉन करंट लायबिलिटीज। अभी मेरा इन्वेस्टमेंट किधर रहेगा भैया, बहुत अच्छे से देखना, और इक्विटी, ये आपका बैलेंस शीट। अभी मैं बोलूंगा जब मैंने इतने सारे पैसे लिए, ये तो मेरा सोर्स हो गया ना नॉन करंट लायबिलिटीज, मतलब बोरोइंग्स वाला सोर्स इधर आ गया, बट इसका एप्लीकेशन किधर हुआ, एप्लीकेशन इधर हुआ। इधर वो नॉन करंट एसेट्स अदर्स में हुआ, या एसेट्स मेरे पीपीई में हुआ, या मेरे करंट एसेट्स में एप्लीकेशन हुआ। समझ रहे हो क्या गाइस, आर यू देयर विथ मी, एकदम परफेक्ट है, कोई डाउट नहीं है ना। अगर डाउट है तो मुझे टेलीग्राम पे बता देना, ओके, या मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। परफेक्ट है ना, ठीक है। ये भी सर सोर्स हुआ इक्विटी वाला, परफेक्ट। शेयर्स एंड कैपिटल, अभी सर एक तो बात करनी है ना, हम बोले कि सर इक्विटी, अभी इधर तो शेयर कैपिटल में इक्विटी में दो पार्ट रहेंगे ना, एक रहेगा आपका शेयर कैपिटल एंड सेकेंड पार्ट, अरे ढोक लो, आप बोलते हो ना रिजर्व्स रिजर्व्स, सही है ना, रिजर्व्स। ये रिजर्व्स क्या होता है, अरे यार सिंपल सी बात आपने पता है कि पी एंड एल स्टेटमेंट में जो मेरा बैलेंस बचेगा कि ये इनकम, ये एक्सपेंस, ये मेरा जो नेट प्रॉफिट आया, ये एक्यूमुलेट हुआ हर साल के लिए एंड मेरे बैलेंस शीट में बैठा इधर रिजर्व्स के फॉर्म में।
सही है, क्लियर विद दिस। अभी सर ये जो पैसा है ये तो एक्यूमुलेशन है, सही है, ये तो एक्यूमुलेशन है। अगर ये एक्यूमुलेशन है ये भी तो मेरा कैपिटल ही हुआ। आर यू गाइस देयर विथ मी? ये भी तो मेरा कैपिटल ही हुआ ना, मतलब मैं हर साल जितना पैसा कमाया, जितना प्रॉफिट था वो मैंने एक्यूमुलेट किया हर साल, और ये मेरा कैपिटल बना। बिकॉज इसमें तो मेरे दो टाइप्स हो गए ना, एक जनरल रिजर्व और एक मेरा सेकंड हुआ कैपिटल रिजर्व। सही है, पता है आपको। अभी कैपिटल रिजर्व भी तो मैं कुछ पर्पज के लिए यूज करूंगा, स्पेसिफाइड पर्पज के लिए। अरे बराबर है क्या बच्चों? कंपनीज एक्ट पढ़ा है ना आपने? कंपनीज एक्ट में आपने देखा है सेक्शन 52 पढ़ा होगा आपने, सेक्शन 52 सिक्योरिटीज प्रीमियम। जब कोई इश्यू होता है एट प्रीमियम तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनता है, और वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का स्पेसिफाइड पर्पजेस दिए है कि 5 पर्पजेस के लिए वो अकाउंट यूज हो सकता है। ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, एग्जाम्पल के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सर ये तो ठीक है यार, ये तो मेरा कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए हुआ, बट ये जो जनरल रिजर्व है ये भी तो आप बिजनेस के लिए यूज करोगे। इसका तो यही पर्पज है कि सब बिजनेस एक्सपांशन करो एंड डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करो, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करो। मतलब कैपिटल रिजर्व से नहीं कर पाएंगे? एब्सोल्युटली यस, यू कांट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड यूजिंग कैपिटल रिजर्व। परफेक्ट, तभी तो वो जनरल रिजर्व बोलेंगे उसको, कि जो भी रिजर्व्स आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करोगे दैट विल बी योर जनरल रिजर्व। परफेक्ट ना, रेवेन्यू रिजर्व्स। चलो ये तो सिंपल सी बात है। तो मतलब एक बात मुझे आपको समझनी चाहिए कि सर ये रिजर्व जो है ना ये भी तो हमारा कैपिटल ही है। परफेक्ट, बिकॉज दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट, और वो जो मैंने प्रॉफिट एक्यूमुलेट किया भाई वो बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करूंगा, अप्लाई करूंगा, दैट इज नथिंग बट एक्टिंग एज माई कैपिटल। सर इस कैपिटल का भी कॉस्ट आएगा क्या? हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कल देखे थे क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया था हमने कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कि ये जो मैं पैसा जमा कर रहा हूँ ना शेयर कैपिटल वाला, इसके बाद में एक सेकेंड रुको, हाँ शेयर कैपिटल है, उसके बाद में मेरा बोरोइंग्स आएगा इधर, ये जो भी मेरा पैसा आ रहा है इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो कॉस्ट लग रहा है। बोरोइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट का कॉस्ट लगेगा, ये एक्सपेक्टेशन रहेगा। शेयर कैपिटल के ऊपर मेरा डिविडेंड जाएगा, फिर वो प्रेफरेंस हो, इक्विटी हो, है ना। अभी वो कब जाएगा, क्या जाएगा, किसके बिहाफ पे जाएगा, किसके डिस्क्रिप्शन पे जाएगा, वो बात तो कर ही नहीं रहा। मैं तो बोल रहा हूँ कि डिविडेंड पे करना है, मतलब डिविडेंड का कॉस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, सही है ना। तो वैसे ही सर रिजर्व्स कैपिटल बोल रहे हो तो रिजर्व्स पे भी तो कॉस्ट लगेगा क्या? समझना, सोचना, पॉज करना वीडियो एंड 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड सोचना रिजर्व्स पे कॉस्ट लगेगा क्या। सिर्फ मुझे यस आंसर आएगा तो नहीं चलेगा, क्या कॉस्ट लगेगा वो भी तो सोचना पड़ेगा आपको, सही है। क्या कॉस्ट लगेगा सोच लिया? अरे भैया यस, इस पे भी तो कॉस्ट लगेगा। सर ये कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स फिर क्या होगा? अरे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स मतलब क्या? जैसे ही सर मैंने पैसे इन्वेस्ट किए नहीं, मतलब जो भी मेरा रिटेन अर्निंग्स आया अभी वो मेरा किधर ना किधर तो भी एसेट के फॉर्म में बैठा रहेगा। परफेक्ट है, वो मेरा किधर ना किधर तो भी एसेट के फॉर्म में बैठा है ना। अभी वो एसेट से मुझे जो रिटर्न आ रहा है दैट इज तो सेपरेट थिंग। बट अगर मैं ये रिजर्व्स का कैपिटल का पैसा किसी और से लेता, क्या बोला मैंने, किसी और से लेता तो मेरा कितना कॉस्ट आता? मैं क्या बोल रहा हूं, किसी और से अगर मैं ये रिजर्व्स का कैपिटल का पैसा लेता तो मेरा कितना कॉस्ट होता, एंड मैक्सिमम लेवल पे मेरा कॉस्ट कितना होता, जितना मेरा इक्विटी से पैसा आता है। एंड दैट्स व्हाई यूजुअली कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग द मेथड्स ऑफ व्हाट, जैसे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं। अगर दिमाग में नहीं आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते कैसे नहीं, वो तो बात हम बाद में करेंगे, टेंशन मत लो। बट मैं क्या बोल रहा कि इक्विटी में कॉस्ट निकालने के लिए हम डिविडेंड को यूज करेंगे, लॉजिक है, बिकॉज डिविडेंड ही तो कॉस्ट है ना। अभी सेकंड बोलूं मैं रिटेन अर्निंग्स के लिए कैसे निकाल लूं भैया, ये रिटेन अर्निंग्स अगर जो पैसा मैं एक्यूमुलेट करके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं अगर वो मेरे पास नहीं होता तो मैं इक्विटी से लेता या मैं किसी और सोर्स ऑफ फाइनेंस से लेता, तो मैक्सिमम लेवल ऑफ पॉसिबल कॉस्ट मेरा कितना होता, जितना मैं इक्विटी से लेता। बिकॉज इक्विटी पे तो हाईयर कॉस्ट रहेगा ना, कल हमने बात की थी इक्विटी वाला सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा है तो उसके लिए वो तो ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा, सबसे ज्यादा वो एक्सपेक्ट करेगा। अगर वो सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है तो मेरा हाईयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब रहेगा, जब इक्विटी है। तो इक्विटी के लिए मैक्सिमम पॉसिबल कॉस्ट मेरा लग सकता था रिजर्व्स का पैसा, तो वो जो रिजर्व्स के वजह से मेरा वो कॉस्ट कम हो गया, दैट इज नथिंग बट माई इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। समझ रहे हो, कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स समझ रहे हो ना। तो आई होप आपको समझ रहे हो, टेंशन मत लो, फिर भी हम इसको बाद में बात करने वाले हैं डिटेल में जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट करेंगे एकदम। परफेक्ट ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो सब ठीक है सर, ये तो हमने देख लिया, ये सब चीज़ें हैं। हमारा प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स हुआ, सोर्सेस ऑफ फंड्स हो गया, ठीक है ना। उसका एप्लीकेशन हुआ, एप्लीकेशन इन फॉर्म ऑफ व्हाट,
एप्लीकेशन इन फॉर्म ऑफ योर पीपीई, ठीक है, पीपीई में अप्लाई किया, फिक्स्ड एसेट्स में अप्लाई किया, उसके बाद में अप्लाई किया हमने नॉन करंट एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, करंट एसेट्स में। अभी जब मैं करंट एसेट्स बोला, इसी के साथ मेरा आ गया भाई करंट लायबिलिटीज। क्यों? बिकॉज इतना मुझे 12 महीने में मिलने वाला है, इतना मुझे 12 महीने में पे करना है। अगर इतना मुझे पे करना है, इतना मुझे मिलने वाला है, तो मैं नेट ऑफ क्यों ना कर लो। एंड ये नेट ऑफ इज नथिंग बट माई वर्किंग कैपिटल। सही है, यही तो हमने कल देखा था फर्स्ट लेक्चर में। अभी ये वर्किंग कैपिटल के ऊपर मुझे कितना कॉस्ट लग रहा है, दैट इज व्हाट वेरी वेरी रिलेवेंट। सही है, तो ये वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट हम देखने वाले हैं अलग से। परफेक्ट। तो ये सब चीजें, दिस इज नथिंग बट माई एप्लीकेशन। सही है, दिस इज नथिंग बट माई एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। परफेक्ट। अभी हम आएंगे अपने थ्योरी चैप्टर पे। देख लो, अभी ये मैं थ्योरी, जो प्योर थ्योरी है ना, मतलब जहां पे कुछ लॉजिक वगैरह नहीं लग रहा है, मतलब लगेगा सब जगह पे लगेगा, बट जो थोड़ा ज्यादा ही थ्योरेटिकल है उसको हम थोड़ा साइड में रखेंगे। वी विल डिस्कस मेजॉरिटी प्रैक्टिकल स्टफ, एंड प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो थ्योरी आ रहा है काम का, वो पहले डिस्कस करेंगे। एंड बाकी एक स्पेशल क्लास हम बचा हुआ पूरा थ्योरी का ले लेंगे, ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से। बट अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन से। चलो, अभी मैं आपके मॉड्यूल से जा रहा हूं। सबसे पहली चीज देख लो, ये आपका स्टडी नोट 6, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। परफेक्ट है, क्लियर विद दिस। अभी मीनिंग वगैरह तो आपको पता है। फाइनेंस क्या है यार? साइंस ऑफ मनी है, साइंस ऑफ मनी है, पैसे का विज्ञान है, पैसे का विज्ञान है। क्या बोल दिया? वेरी वेरी गुड, साइंस ऑफ मनी। ठीक है, ये बोल बच्चन तो हम बाद में करेंगे ये बोल बच्चन हम बाद में करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। ये डेफिनेशन वगैरह ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ठीक है, ठीक है ना, ये बातें कर ली हमने ऑब्जेक्टिव्स की। देख लो, ऑब्जेक्टिव्स में आपके लिए थियोरेटिकल एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए, ये वाला, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है आपको पता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है बच्चा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब बिजनेस का हेतु है प्रॉफिट को कमाना। सही है, दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस ना। कोई भी बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट कमाना है उसको भाई। प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो कैसे जिएगा ना। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज वन ऑफ द प्राइमरी गोल ऑफ व्हाट? बिजनेस। प्रॉफिट के साथ जो लोगों ने मेरे इसमें इन्वेस्ट किया, भैया उनका भी तो वर्थ बढ़ना चाहिए, नेटवर्थ बढ़ना चाहिए, उनका भी तो वेल्थ बढ़ना चाहिए। तो उनके बारे में कौन सोचेगा? अरे सिंपल सी बात है, मैं बोल रहा हूं कंपनी है मेरा, अभी मैं बोलूं भाई इतने सारे शेयर होल्डर्स है, 10 शेयर होल्डर्स है, ठीक है। अभी ये 10 शेयर होल्डर्स ने मेरे कंपनी में पैसा लगाया, तो इनके बारे में तो सोचना मेरा बनता है। जब मैं इनके बारे में सोचूंगा तभी तो मेरा कंपनी ग्रो होगा। क्यों? बिकॉज ये लोग मुझे डिमांड देंगे, ये लोग डिमांड देंगे, मेरे कंपनी का वैल्यू मार्केट में बढ़ेगा, मार्केट में वैल्यू बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, बिजनेस मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, डिविडेंड दे पाऊंगा, ये फिर से खुश हो जाएंगे, ये फिर से इन्वेस्ट करेंगे, बाकी लोग इन्वेस्ट करने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे कंपनी ग्रो होते जाएगा। एंड दैट्स द रीजन आई हैव टू थिंक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जब मेरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का प्रिंसिपल उतना ही काम करेगा, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से चलेगा नहीं बिजनेस। सही है, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से बिजनेस नहीं चल सकता। सिर्फ प्रॉफिट बढ़ा के क्या करोगे यार? एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा मार्केट में, बिकॉज आप किसी के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो, तो नहीं चलेगा ना ऐसा। सही है, दिस इज व्हाट डिफरेंस, प्राइमरी डिफरेंस, मीनिंग वाला डिफरेंस। प्रॉफिट मतलब बिजनेस का मोटिव सर प्रॉफिट को बढ़ाना, प्रॉफिट को बढ़ाना, प्रॉफिट को बढ़ाना, इनकम मैक्सिमम जनरेट करना और कॉस्ट को मैक्सिमम कट करना। क्या बोला मैंने? कॉस्ट को मैक्सिमम कट करना और इनकम को मैक्सिमम बढ़ाना, इंक्रीज करना। दिस इज व्हाट विल हेल्प यू टू अचीव योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सही है, एकदम सिंपल सी बात है, फाउंडेशन वाली बात है। बट अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलूं तो दैट विल गिव यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका डिविडेंड डिसीजन। कल हमने बात की थी डिविडेंड डिसीजन पे, कि आप लोगों को कितना पैसा करा के दे रहे हो। तो अभी मुझे बताओ, जब मैं कोई शेयर होल्डर की बात कर रहा हूं, ये बच्चा बैठा है शेयर होल्डर, ये इसे बोल रहा है देखो 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 मेरे पास देखो, अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, ये एसके लिमिटेड है, एसके लिमिटेड में इन्वेस्ट करूंगा तो इसको 2 सोर्स ऑफ इनकम हो गए। सो 2 सोर्स कैसे? इसने इक्विटी शेयर्स लिए, ठीक है, इसको एक इनकम होगा सर डिविडेंड इनकम। सही है, डिविडेंड इनकम, परफेक्ट ना यार? सही है ना एकदम? डिविडेंड इनकम जब भी मैं डिक्लेयर करूंगा भाई इसको कैश में डिविडेंड मिलेगा, पैसा मिलेगा, खत्म। कोई स्टॉक डिविडेंड भी हो सकता है जैसे बोनस इशू। तो डिविडेंड इनकम अगर कैश में रहेगा, सबसे पहले तो बेसिक्स क्लियर कर लो,
कैश में और काइंड में। कैश में मतलब पैसा जा रहा है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, डिविडेंड आ जाएगा। अगर शेयर्स में इन्वेस्ट किया है किसी ने, फॉर्चुनेटली डिविडेंड डिक्लेयर किया है ना, आपको मिल गया, तो फिर तो बम बम बोले, आपको पता है क्या कि कैश आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है डायरेक्टली। चलो आपको मैसेज आ जाएगा। तो कैश डिविडेंड तो सही है, एकदम सिंपल सी बात है। काइंड डिविडेंड क्या होता है? काइंड डिविडेंड मतलब यार स्टॉक के फॉर्म में दे रहा है। स्टॉक डिविडेंड बोलूं मैं, स्टॉक डिविडेंड बोलूं इसको मेजॉरली, स्टॉक डिविडेंड कि मतलब शेयर्स के इसमें डिविडेंड दे रहा है भाई। वो कैसे देंगे सर? बोनस इशू, बोनस इशू फ्री में दे रहा है ना, शेयर्स तो फ्री में दे रहा है। बोनस इशू इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट? स्टॉक डिविडेंड। समझ रहे हो? क्लियर विद दिस? एकदम बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। तो ये तो उसका इनकम हो गया, ठीक है। ये खुश हो रहा है, ये खुश हो रहा है सर, ये बहुत ही खुश हो गया कि सर मुझे मिल रहा है, वेरी वेरी गुड। सेकेंड इनकम क्या? कैपिटल एप्रिसिएशन। सर क्या है कैपिटल एप्रिसिएशन? हाँ इसे होगा, एब्सोल्युटली यस ना भैया, एकदम सिंपल सी बात है। आपको तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए और पता होगी, आई एम वेरी मच श्योर। ये तो सब उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ मैं जिनको नहीं पता, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई देख रहा है तो, बट कोई टेंशन का बात नहीं यार। लर्निंग स्टेज, कभी किसी का पहले आ गया, कभी किसी का बाद में आएगी चीज़ सीखने का, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सीखना इंपॉर्टेंट है। आज सीख लिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया ना, तो समझ लो डिविडेंड इनकम, ठीक है बेटा, परफेक्ट। कैपिटल एप्रिसिएशन, सिंपल सी बात है। मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किए, मैंने जब इन्वेस्ट किया था, ये बच्चे ने जब इन्वेस्ट किया इसके लिमिटेड में, तो शेयर का भाव चल रहा था 100 रुपये। वाह 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 वाह, 100 रुपये में शेयर है। हाँ बेटा, बहुत सारा बोनस वगैरह बांटता हूँ ना तुम्हें, शेयर प्राइस कम हो जाता है। डिविडेंड देता हूँ बहुत सारा, शेयर प्राइस कम हो जाता है, ₹100। चलो अभी ये शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो ये 120 हो गया। तो ये 20 रुपये जो मिला, दिस इज व्हाट हिज कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर वो तब तक होल्ड कर रहा है तो सो उसके लिए तो दो इनकम हो गए। एक डिविडेंड इनकम हुआ, लेट से 10 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया, ये 20 रुपये का कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर 120 पे उसने बेच दिया तो उसका रियलाइज्ड गेन कितना हो गया? या 20 + 10, 30 रुपये। परफेक्ट, दिस इज व्हाट इज इनकम, टोटल इनकम, डिविडेंड इनकम। मुझे बताओ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या हुआ? एब्सोल्युटली यही बात हो गई कि सर मैं उसको कितना डिविडेंड दे रहा हूं, एंड ये डिविडेंड जो दे रहा हूं एंड मेरा बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है। बहुत अच्छे से सुन लो, ये डिविडेंड तो तभी होगा ना जब मेरा बिजनेस ग्रो होगा, जब मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा बढ़ रहा है, तभी तो डिविडेंड दिया। और प्रॉफिट तो ठीक है, उसी के साथ कंपनी में मेरा वैल्यू कितना बढ़ रहा है, बिकॉज वैल्यू बढ़ेगा तो मेरा डिमांड बढ़ेगा शेयर्स को। मेरे मार्केट में स्टॉक मार्केट में मेरे कंपनी के शेयर्स को डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, एंड शेयर प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसको कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। सो आई एम इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ माय शेयर होल्डर्स। सही है? क्लियर विद दिस? तो हाउ द कंपनी कैन इंप्रूव द वेल्थ, तो हाउ कंपनी कैन गो ahead with the principle of wealth maximization? Very first way, declaring the dividends either in cash form, in stock form, doesn't matter. But along with that, they have to improve their business day by day. उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे से डिसीजंस लेना पड़ेगा, and that's why dividend decision is one of the major important part. अगर मुझे सिंपल सी बात बताओ, मैं आपके कंपनी में कुछ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं, थोड़ा डिविडेंड डिसीजन वाला फ्लेवर ले लेंगे इसमें, जो चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डिविडेंड डिसीजन में, उसका फ्लेवर ले लेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे अपनी बाकी चीजें। 1 लाख मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, खुश हो जाओ, एकदम नाचने लग जाओ, क्लास देख रहे हो। 1 लाख रुपए मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने को रेडी हो गया, ठीक है। बस ये सब काल्पनिक है, ये सब, हाँ इसे कॉल मत करना, मैसेज मत करना, सर कब भेज रहे हो चेक। या बैंक नंबर भेजू क्या, बैंक डिटेल्स भेजू, चेक का फोटो करके भेज दोगे, सर एनईएफटी करो ना। अरे भैया सर चलो मजाक की बात, ठीक है। अभी सुन लो, मैं लेट से बोल रहा हूँ कि भाई मैं आपके बिजनेस में 1 लाख रुपए करने को रेडी हो गया। अभी मैं आपको क्या बोलता हूँ कि सर ये जो 1 लाख रुपए करूंगा ना मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट, ये आप कितना मुझे रिटर्न दोगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। इसी के साथ मुझे क्या बोलना था, इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस 1 लाख रुपए का यूज करके, क्या बोल रहे हो, अगर आप सर बच्चा 1 लाख रुपए का यूज करके 20% रिटर्न जनरेट कर सकते हो। क्या बोला मैंने? मेरा 1 लाख रुपए यूज करके आप 20% रिटर्न जनरेट कर सकते हो। ये क्या हुआ, ये 1 लाख रुपए कंपनी के लिए पहले सोर्स ऑफ फाइनेंस बना,
बरोबर है, सोर्स ऑफ फाइनेंस बनाना, सही है ना, सोर्स ऑफ फाइनेंस मैंने आपको दिया, आपके लिए तो ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कैपिटल है, सोर्स ऑफ कैपिटल, सही है। अभी ये आपने अप्लाई किया, ये सोर्स आपने अप्लाई किया, एप्लीकेशन कहाँ अप्लाई किया, आपकी मर्जी। आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, लेट्स से पीपीई में इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे इन्वेस्ट किया, सही है, इन्वेस्ट किया, मतलब वो इन्वेस्टमेंट्स जो हो रहे हैं आपके, उसके ऊपर आपको कुछ तो रिटर्न मिल रहा है, सही है क्या ढोकलो, सही है ना, रिटर्न मिल रहा है। वो रिटर्न क्या है, इन द फॉर्म ऑफ नेट प्रॉफिट, परफेक्ट है, इन द फॉर्म ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो मिल रहा है भाई, रिटर्न मिल रहा है, दैट रिटर्न ऑन एसेट्स, क्या बोला मैंने, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलो, एक ऊपर के लेवल पे बोल दो, रिटर्न ऑन एसेट इज अ पार्ट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम देखेंगे रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में, बट रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट, बराबर है ना, जो इन्वेस्ट किया भाई उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। लेट से मैंने बोला ये ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%, क्या बोला मैंने, 20%, मतलब मैं पैसा लगा के आप 20% रिटर्न जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बोलूं मुझे आपसे चाहिए फर्स्ट सिनारियो, दो ऑप्शंस लूंगा, दो सिनारियोज लूंगा, पहला वाला सिनारियो बोल रहा हूं मैं, क्या मुझे आपसे चाहिए 15% एज माई रिटर्न, दिस इज व्हाट माई एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ माई शेयर होल्डर। सो किसका एक्सपेक्टेड रिटर्न, मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है आपसे, कि आप मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न है मेरा 15%, कि आप मुझे 15% तो रिटर्न में दो यार, एज ए डिविडेंड करके दो, 15% दो यार प्लीज दो, दिस इज व्हाट माई एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये आपके लिए क्या बनेगा बेटा, कल हमने बात की थी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर, अगर मैंने 1 लाख रुपए एज ए इक्विटी शेयर दिए हैं, एज ए इक्विटी शेयर्स के थ्रू आपके इसमें इन्वेस्ट किए, तो ये बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बराबर है कि सर क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ योर इक्विटी शेयर होल्डर फ्रॉम योर साइड, सही है, इक्विटी शेयर होल्डर का आपसे कितना एक्सपेक्टेशन है कि कितना पैसा उसको रिटर्न में मिलेगा, दैट इज 15%, दिस इज नथिंग बट योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। किसके लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये है आपके लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। मतलब सिंपल सी बात है, आप मुझे नाराज नहीं करोगे, आप मुझे 15% तो देने का ट्राई करोगे। आप अगर बिजनेस में 20% कमा सकते हो वही पैसा लगा के, मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, आप अगर बिजनेस में 20% कमा सकते हो 1 लाख रुपए लगा के, एंड वो 15% मुझे दे सकते हो, तो क्या बेटर लगता है आपको, वो 15% मुझे दे या 15% वाला अमाउंट फिर से बिजनेस में लगाए और उसके ऊपर 20% रिटर्न जनरेट करें? मुझे बताना, एकदम सही सी बात बताना। व्हेन बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, ये चैप्टर में आएगा आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड ये आएगा सबसे इंपॉर्टेंट डिविडेंड डिसीजन के चैप्टर में। यही तो बिजनेस का क्रक्स होता है, बिजनेस का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्रक्स होता है। बताना मुझे, जब मैं 15% आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आपका कॉस्ट हो रहा है 15%, आपको मिल रहा है बिजनेस से 20%, आप क्या प्रेफर करोगे? आपका आंसर यही होगा कि सर हम प्रेफर करेंगे हम बिजनेस में इन्वेस्ट करें, आपको रिटर्न बढ़ा के दें। बट आप तो हमें भी नाराज नहीं कर सकते, मुझे नाराज नहीं कर सकते, तो आप मुझे बुलाओगे, सर आ जाओ ना, केबिन में बात करेंगे बहुत अच्छे से, और क्या डिस्कस करेंगे सर, आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देता हूं। मैं बोला क्या अपॉर्चुनिटी देता है यार, बोलो मुझे क्या अपॉर्चुनिटी देते हो? बोले सर देखो, हम अगर इन्वेस्ट करें बिजनेस में तो हम कमा सकते हैं 20%। अभी वो 20% हमारा हुआ क्या, ये आपका हुआ, सेम ही है ना सर, आप भी तो ओनर्स ही हो, आप इक्विटी शेयर होल्डर मतलब आप ओनर्स हो कंपनी के, तो ये जो कंपनी 20% जनरेट करेगा ये भी तो आपका ही हुआ, बराबर है ना, ये भी तो आपका ही हुआ। अगर सर कंपनी 20% जनरेट करके आपको दे रहा है और आपको सिर्फ 15% मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसे नहीं चलना चाहिए। तो सर ऐसा क्यों ना हो कि मैं 15% डिक्लेयर ना करूं, मैं 15% दूं नहीं आपको, और वही पैसा मैं बिजनेस में लगाऊं, यार ज्यादा कमा के दूंगा बाद में फ्यूचर में, तो चलेगा, मैं तो खुश हो गया भाई। 15% छोड़ दो 2 मिनट के लिए, और थोड़ा दिन में पेशेंस में रहूंगा, एंड भाई पेशेंस है मेरे पास, मैं 15% को फर्गो कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भाई तू मुझे डिविडेंड मत दे, तू बिजनेस में इन्वेस्ट कर 20%, एंड तू क्या कर, बिजनेस को ग्रो कर। जैसे बिजनेस ग्रो होगा शेयर प्राइस बढ़ेगा, शेयर प्राइस के साथ मेरा डिविडेंड इनकम बढ़ने का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, फ्यूचर वाला, कब का, फ्यूचर वाला। अभी तो दे ही नहीं रहा ना, मैं तो बोल रहा हूं कि भाई मत दे, तू बिजनेस में इन्वेस्ट कर। ये क्या हुआ, डिसीजन हुआ, किसके लिए? टू इंप्रूव, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, एंड दिस इज व्हाट वन ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का प्रिंसिपल। समझ रहे हो आप? बहुत प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बता दिया, ये सबसे रिलेवेंट आएगा जब डिविडेंड डिसीजन पढ़ेंगे। अगर आपको समझ रहा है अभी तो ठीक है, बाकी टेंशन मत लो, ये डिटेल में पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन में एग्जाम्पल के थ्रू। परफेक्ट,
ये तो हुआ तब सर जब कंपनी इन्वेस्ट करने पे ज्यादा पैसा कमा सकता है एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न शेयर होल्डर का मतलब कॉस्ट उसका कम है। अगर सर एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है और कंपनी लगा के कम कमा सकता है तो वो क्या करे? अरे लगा मत ना बिजनेस में, क्यों लगा रहा है बिजनेस में? फिर तो तू डायरेक्ट तेरे इसको पे कर भाई, तेरी तो वाट लग जाएगी। तू 20% पे करेगा, 15% कमाएगा, वाट लग गई ना, 5% का तो लॉस हो गया, नहीं चलेगा ऐसा। सही है। एंड दैट्स व्हाई व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन टू डिसाइड कि टू पे ऑफ द डिविडेंड, बिकॉज अभी तू 15% कमा के देगा तो उसका तो लॉस हो रहा है, उसका वेल्थ कम हो रहा है। बट इस लेवल पे यू हैव टू थिंक वेदर योर बिजनेस प्रपोजल शुड डिक्लेयर द डिविडेंड। आपने बिजनेस में डिक्लेयर करना चाहिए डिविडेंड या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो कितना करना है, नहीं करना है तो कितना, मतलब कितना रिटेन करना है, कितना करना है, दैट ऑल थिंग्स हैव टू बी पार्ट ऑफ। समझ रहे हो? ये सब चीज़ें आती है आपकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फटाफट हम गो थ्रू करेंगे। एक कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है? चलो मेरे साथ पढ़ेंगे अच्छे से। काफ़ी सारी थ्योरेटिकल पार्ट दिया है इधर, अच्छे से सुन लेना एकदम, ठीक है, डिटेल में। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेसिकली कंसर्न विद द प्रोक्योरमेंट एंड यूज ऑफ फंड्स। हमने कल ही बात की, आज भी बात की। प्रोक्योरमेंट ऑफ मतलब कल बोल रहा हूं मतलब पहले वाले सेशन में, ऐसे समझ लेना, कल बोला मतलब एकदम प्रीवियस वाला सेशन। प्रोक्योरमेंट एंड यूज ऑफ फंड्स, ये बातें की थी हमने। प्रोक्योरमेंट एंड यूज ऑफ फंड्स, in the light of these the main objective of financial management are two: profit maximization and wealth maximization। दोनों प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स है, मेन ऑब्जेक्टिव्स है। इसमें से बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। सही है। बिकॉज प्रॉफिट आपका इफिशियंसी मेजर करेगा। आप कितना अच्छे से काम करोगे वो मेजर करने का इंडिकेटर प्रॉफिट ही तो है, बराबर है। मतलब जितना ज्यादा प्रॉफिट करोगे उतना इंडिकेट कर रहा है कि आप इफिशिएंटली काम कर रहे हो, इफेक्टिवली काम कर रहे हो। सो प्रॉफिट एक्ट एज अ मेजर ऑफ इफिशिएंसी एंड उसी के साथ इट सर्व्स एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। बराबर है कि बिजनेस का रिस्क है, काफी सारा रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, लॉट ऑफ रिस्क है ना। तो ऑपरेशन का रिस्क, बिजनेस का रिस्क ओवरऑल ये कम होते जाएगा जैसे जैसे आप प्रॉफिट बढ़ाओगे। बिकॉज आपके पास कैश रहेगा यार, और जिसके जेब में माल है उसी की तो इज्जत है ना भाई, तो रिस्क तो उसका कम हो गया। सही है। इट सर्व्स एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। अभी देख लो, जब मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रिंसिपल बोला तो इसके फेवर में भी कुछ बातें आती है, इसके अगेंस्ट भी कुछ बातें आती है। फेवर में क्या? वेरी फर्स्ट थिंग, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये सब तज्ञ लोग जो हैं वो बातें करते हैं कि देखो सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फेवर में क्या क्या चीजें हैं। एक वेरी फर्स्ट थिंग, जब बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम प्रॉफिट कमाना होता है ना, तब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या बोलते हैं कि सर अगर आप सोच रहे हो कि आपको प्रॉफिट ही कमाना है तो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ही कमाना होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। सही है। सेकंड थिंग, फ्यूचर इज अनसर्टन। फ्यूचर तो अनसर्टन है, पता है सर हमें, कितनी छोटी सी बात है। अ फर्म शुड अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट टू मीट द फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज। कब बोल रहे हैं? जब सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बातें हो रही। क्या बोला मैंने? जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बातें हो रही तो फ्यूचर अनसर्टन है ना, तो इसीलिए जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे उतना ज्यादा बेटर है, आपका बिजनेस रिस्क कम होगा एंड आपकी जो कॉन्टिजेंसीज होगी, कॉन्टिजेंसीज मतलब अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। क्या? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी पता है आपको? वहीं से आया ये वर्ड। सही है। कॉन्टिजेंसी से ही कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बनता है ना। अभी मैं कॉन्टिजेंसी मतलब क्या? अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स को मैं टैकल करने के लिए कितना कैपेबल हूं भाई। अभी वो कैपेबिलिटी कब बढ़ेगा? जब मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, एंड अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड बी माय एम। सही है। तो दैट्स वाई ये भी तो चीज है सर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जब गोल रहेगा तो वेरी फर्स्ट थिंग सर, अल्टीमेट गोल आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहेगा। आपकी जो फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज है उसको हैंडल करने की, उसको टैकल करने की क्षमता आपके पास रहेगी, कैपेबिलिटी रहेगी। मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट एंड दैट इज द रीजन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज रिक्वायर्ड। अभी बातें की थी हमने, अगर आपको याद है तो अभी हमने देखा था सर रिजर्व्स, ये तो मेजर सोर्स हुआ। बराबर है, ये वन ऑफ द मेजर सोर्स हुआ ना भैया। यही से तो अपना प्रॉफिट हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी और से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। इसका तो हमने कॉस्ट निकाला था, बट ये कॉस्ट अपना एक्चुअल में रियलाइज हो रहा है क्या, आउटफ्लो हो रहा है क्या, बोलना मुझे प्लीज।
ये मैं किसी को पे कर रहा हूं क्या? नो भाई, ये तो बच रहा है, ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या बोला मैंने? ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर मैं प्रॉफिट ना कमाता तो मुझे दूसरे किसी से लेना पड़ता तो कितना पे करता, तो ये तो मेरा सेव हो रहा है। बट देयर इज कॉस्ट, इनटेंजिबल कॉस्ट है इन्वॉल्व। सही है। अभी ये जो रिजर्व्स है सर, ये रिजर्व्स अगर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना बिजनेस से रिस्क कम होगा, उतना ज़्यादा मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा। एंड दैट्स द रीज़न इन्होंने ये पॉइंट बोला कि सर अगर मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रॉफिट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल रखोगे तो डेफिनेटली आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस जो रहेगा ना वो तगड़ा रहेगा हर टाइम। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रैशनैलिटी एज प्रॉफिट्स एक्ट एज अ मेजर ऑफ इफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। सही है कि प्रॉफिट रहेगा भाई तभी तो आप इफिशिएंसी है, इफिशिएंट हो आप माना जाओगे, एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आपका बढ़ेगा बिजनेस का, आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे। परफेक्ट है। तो दिस इज व्हाट अबाउट व्हेन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द एम। सही है, इसके फेवर में। बट जब मैं बोलूं भाई प्रॉफिट ही कमाना है, बस प्रॉफिट कमाओ, बस प्रॉफिट कमाओ, तो आपको क्या क्या अलग चीजें, गलत चीजें हो सकती है, क्या डीमेरिट्स है, क्या अगेंस्ट है इस प्रिंसिपल के? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रॉफिट ही कमाना है ना, तो कितना भी काम करे यार, किसी के बारे में सोच ही नहीं रहा है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स। परफेक्ट है। कितना भी काम भाई, अरे यार 8 घंटे का ड्यूटी है, तू पागल है क्या? जितना ज्यादा तू काम करेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। कर 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 कर, ज्यादा काम कर, ज्यादा काम कर, ज्यादा काम कर। एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा हूँ सर ओवर टाइम पे कर रहा है, नहीं कर रहा है। अरे ओवर टाइम भी पे कर रहा है तो वो तो बेचारा मर रहा है ना, मोरालिटी। थोड़ा तो दिमाग से तो सोचो, उसका इफिशिएंसी डाउन होगा। अरे इफिशिएंसी डाउन होगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच, वो काम करेगा क्या तेरे यहाँ? तो ओवर टाइम पे कर रहा है तो मतलब तू क्या बिकत ले रहा है क्या उसको? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि भाई तू काम करेगा, सिर्फ तेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का अचीव होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो तू किसी और के बारे में नहीं सोचेगा ना। और अगर किसी और के बारे में नहीं सोच रहा है तो इन दैट केस तो वो एक्सप्लॉइटेशन होगा वर्कर्स का, कंज्यूमर्स का। सेकेंड थिंग, इट इग्नोर्स द रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद प्रॉफिट। प्रॉफिट के साथ भी कुछ रिस्क फैक्टर्स रहेंगे ना, तो वो आप इग्नोर कर रहे हो। अभी प्रॉफिट के साथ जो भी रिस्क फैक्टर्स है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट सामने वाला एक्सपेक्ट भी कर रहा है उतना ज्यादा पे ऑफ करे, और अगर उतना ज्यादा पे ऑफ नहीं कर रहे हो तो गुडविल रिस्क अराइज होगा। समझ रहे हो? उतना ज्यादा किसी को रिटर्न नहीं लेके दे रहे हो जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो उतना गुडविल रिस्क अफेक्ट होगा एंड आपके मार्केट में इज्जत कम हो जाएगी। तो बिजनेस रिस्क इंटेंजिबली फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में कम होते जाएगा। बिजनेस रिस्क बढ़ते जाएगा, उसका गुडविल कम होते जाएगा। सही है, क्लियर विद दिस? तो प्रॉफिट के साथ भी तो रिस्क फैक्टर्स आते हैं, उसको कंसीडर करना जरूरी है। बट ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रिंसिपल रहेगा तो वो इग्नोर करेगा इन रिस्क फैक्टर्स को, बिकॉज उसके दिल में तो सिर्फ एक ही बात है, भाई प्रॉफिट ही कमाना है, बस प्रॉफिट करना है, बस प्रॉफिट को बढ़ाना है। ठीक है। प्रॉफिट इन इटसेल्फ इज अ वैग कंसेप्ट एंड इट मीन्स डिफरेंटली टू डिफरेंट पीपल। ये पीपल कर देना इधर प्रॉपल की जगह। देख लो क्या बोल रहे, प्रॉफिट मतलब यार एक विक कंसेप्ट है। प्रॉफिट मतलब देखो, अभी जब हम प्रॉफिट की बातें कर रहे तो हम सोच रहे भाई पैसा पैसा पैसा, जो मैंने इनकम कमाया, जो मैंने कॉस्ट लाया, उसका डिफरेंस इज माय प्रॉफिट। सही है, ये हमारे लिए हुआ। हम फाइनेंस के लोग, हम फाइनेंस के एंगल से बातें कर रहे हैं। जो बंदा कोई अलग एंगल से सोचेगा, भाई आज मैंने कुछ काम पे नहीं गया और आज इतना चीज नहीं हुआ तो मुझे लॉस हुआ, क्यों? बिकॉज अगर मैं जाता तो मेरा इतना बिजनेस होता। सही है, आज मैं 4 घंटे ज्यादा काम किया तो आज मेरा ज्यादा प्रॉफिट हुआ, क्यों? बिकॉज मैं ज्यादा इफिशिएंटली काम किया, और जितना ज्यादा मैंने काम, ज्यादा आवर्स के लिए काम किया तो टाइम बढ़ा दिया। सो प्रॉफिट इज नॉट इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ लेट्स से मॉनिटरी। तो मॉनिटरी तो ठीक है यार, बट अदर देन मॉनिटरी भी काफी चीजें हैं जो हम बोलते हैं बेनिफिट्स है मेरे लिए, टेंजिबल इंटेंजिबल। तो प्रॉफिट इटसेल्फ इज वेग कंसेप्ट है। मैं जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोलूंगा तो भाई तू एक बात मत सोचना, सिर्फ मॉनिटरी एंगल मत सोच, काफी सारी चीजें तुझे देखनी पड़ेगी। तो प्रॉफिट मतलब तो इटसेल्फ क्या बोलना चाहता है, तो सिर्फ मॉनिटरी अमाउंट बोलना चाहता है या क्या बोलना चाहता है, वो देखना बहुत जरूरी है। सही है, क्लियर विद दिस? एंड दैट्स व्हाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर कोई बोलता है कि मेरा गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो तू पहले तो ये बोल भाई, तो तेरा मॉनिटरी प्रॉफिट्स की बात कर रहा है। अभी मेजॉरली तो प्रैक्टिकल लाइफ में यही होगा, बट अगर मैं आपको बोलूं तो कई लोग बोलेंगे भाई मेरा मॉनिटरी नहीं यार, मैं बस जो सर्विस दे रहा हूं, वो क्वालिटी सर्विस जा रही है, सामने वाला खुश हो रहा है, एंड सामने वाला खुश होगा तो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो बस बेनिफिट है। एंड दैट्स व्हाट आई विल थिंक अबाउट द इन प्रॉफिट टर्म्स। तो वेग कंसेप्ट है, या कुछ बोल नहीं सकते, सामने वाला किस एंगल से बोल रहा है।
आप सोचने जाओगे पैसा, वो बोलेगा अरे पागल है क्या यार, हर टाइम पैसे की थोड़ी ना बात आती है। तो मतलब इट इज अ वेग कंसेप्ट। बेसिकली हम अलग अलग पीपल के एंगल से अलग अलग कुछ मीनिंग हो सकता है, उनके लिए प्रॉफिट का भी कुछ अलग सिचुएशन में हो सकता है, किसी के लिए कुछ अलग ही हो सकता है। सो ऑल दैट थिंग्स डिपेंड्स। इट इज अ नैरो कंसेप्ट एट द कॉस्ट ऑफ सोशल एंड मोरल ऑब्लिगेशंस। एब्सोल्युटली सही, यही तो बात होती है ना, इमोशनली हो जाना, बस थोड़ा इमोशनल हो जाना। सिर्फ पैसे की बात नहीं होती ना यार, सामने वालों का दुख दर्द भी समझो। सोशल मोरल ऑब्लिगेशंस दैट मैटर्स अ लॉट, फैमिली मैटर्स अ लॉट। सिर्फ पैसा कमा के क्या करोगे, लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू कंसिडर। एंड अगर मैं इन सब सोशल मोरल ऑब्जेक्टिव्स को कंसिडर करूँ, इमोशनल हो जाऊँ, तो डेफिनेटली आई थिंक कि सर प्रॉफिट इज ओके यार, एक वन ऑफ द एलिमेंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट अ लाइफ। समझ रहे हो? तो दैट्स वाई क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट तो कमाओ, बट सिर्फ उसी के पीछे मत भागो, बिकॉज उससे भी कई बड़ी चीजें हैं, सोशल मोरल ऑब्लिगेशंस। परफेक्ट है? चलो, Thus, profit maximization as an act objective of the क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज बीन कंसिडर्ड इनएडिक्वेट। सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं है, एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये हमने बात कर दी। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज कंसिडर्ड एज द अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। कि सर सिर्फ खुद का मत सोचो, आप दूसरों के बारे में भी सोचो। व्हेन द फर्म्स मैक्सिमाइजेज द स्टॉक होल्डर्स वेल्थ, शेयर होल्डर्स का वेल्थ, बराबर है, शेयर होल्डर स्टॉक होल्डर कुछ भी बोलो ना। The individual stockholder shareholder can use this wealth to maximize his individual utility। वाह 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 वाह, इकोनॉमिक का वर्ड यूटिलिटी पता है ना यार, सेटिस्फैक्शन लेवल, सही है। तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा जितना उसका वेल्थ बढ़ेगा। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द सिंगल सब्सटीट्यूट फॉर अ स्टॉक होल्डर्स यूटिलिटी, बराबर है। जब कोई शेयर होल्डिंग के पर्सपेक्टिव से सोच रहा है तो उसका वेल्थ कितना बढ़ रहा है उस शेयर से, दैट इज द ओनली यूटिलिटी फॉर हिम विथ रिस्पेक्ट टू दैट शेयर होल्डिंग। एब्सोल्युटली सही है। इसके अलावा क्या होगा जिंदगी में, बराबर है, उसका वेल्थ क्या होगा। स्टॉक होल्डर्स का वेल्थ इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स ओन्ड, उस कितने शेयर से भाई, इनटू करंट स्टॉक प्राइस पर शेयर। हायर द स्टॉक प्राइस पर शेयर द ग्रेटर विल बी द स्टॉक होल्डर्स वेल्थ, बराबर है। ये तो उसका पूरा स्टॉक होल्डर वेल्थ हुआ। अभी इसी में भी मैंने और एक चीज ऐड की थी, दैट इज व्हाट योर डिविडेंड इनकम। ये तो उसका पूरा इनकम हुआ ना, ये तो उसका पूरा इनकम हुआ ना। समझ रहे हो क्या आप लोग? आर यू गाइस देयर विथ मी? डिविडेंड इनकम एंड उसके बाद में कैपिटल एप्रिसिएशन, दिस इज टोटल इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर। अभी जब मैं स्टॉक होल्डर्स के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहा हूं तो आपको ये भी तो चीज कंसिडर करना बहुत जरूरी है कि भाई इसमें आपका नंबर ऑफ शेयर्स हुआ, एक सेकंड रुको, हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू सर अभी कितना प्राइस चल रहा है 120, ये वाला, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज वेल्थ। मुझे बताओ ये वेल्थ क्यों बात कर रहा है? ये वेल्थ बात कर रहा है एज ऑन डेट। क्या बोला मैंने? एज ऑन डेट। अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो टोटल इनकम उसका आएगा डिविडेंड इनकम, एंड उसने अगर सेल कर दिया तो कैपिटल एप्रिसिएशन। दिस इज टोटल वेल्थ, टोटल इनकम। बट एज ऑन डेट अगर मैं बात करूं तो उसका वेल्थ रहेगा सर वो शेयर का कितना नंबर्स है उसके पास एंड कितना प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस, CMP बोलते हैं उसको शॉर्टकट में, सही है। तो करंट मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज व्हाट द वेल्थ ऑफ द दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर। अभी इसके बारे में क्या सर, फिर अगर एज ऑन डेट देखे तो ये तो रियलाइज्ड है ना, ये तो रियलाइज्ड है, ये तो पहले ही बैंक अकाउंट में चला गया, तो ये तो उसके वेल्थ में तभी कंसीडर हो जाएगा जब वो उसका बैंक बैलेंस कंसीडर करेगा। सही है ना? तो बैंक बैलेंस में तो ऑलरेडी आ जाएगा ना वो, तो दैट्स वाई यहाँ पे मेजरली आपने क्या देखने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। एकदम परफेक्ट क्लियर हो ना बेटा, एकदम परफेक्ट ना। चलो अभी जब मैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलूँ तो इसके भी फेवर में कुछ पॉइंट्स है, इसके भी अगेंस्ट कुछ पॉइंट्स है। फेवर में क्या है? बिकॉज सर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से शॉर्ट टर्म मनी लेंडर्स गेट देयर पेमेंट्स इन टाइम, बराबर है। अरे यार मैं तो स्टॉक होल्डर के साथ बाकी लोगों का भी तो सोच रहा हूं ना, तो मतलब जिसका पैसा देना है उनको तो मैं टाइम पे दूंगा, उनके बारे में भी सोच रहा हूं। तो शॉर्ट टर्म मनी लेंडर्स गेट देयर पेमेंट्स इन टाइम, बराबर है। द लॉन्ग टर्म लेंडर्स टू गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स, बराबर है। एम्प्लॉइज शेयर इन द वेल्थ गेट्स इंक्रीज्ड, एब्सोल्युटली यस। जितना ज्यादा वेल्थ रहेगा उसमें एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन बड़ा रहेगा ना, तो दैट विल इंक्रीज, बिकॉज वो भी तो उसके बारे में अगर सोच रहे हो तो एब्सोल्युटली उसका इफिशिएंसी बढ़ेगा, इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, तो आपका इनडायरेक्टली प्रॉफिट बढ़ेगा, वेल्थ बढ़ेगा, सॉरी वेल्थ बढ़ेगा शेयर होल्डर का, बिकॉज आपका बिजनेस ग्रो अच्छे से होगा।
वेरियस रिसोर्सेज आर पुट टू इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट यूज। यही तो बात की अभी हमने, इकोनॉमिकल इफिशिएंटली काम होगा, इफेक्टिवली काम होगा और रिसोर्सेज बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे। बट सर अगेंस्ट क्या है? सोशली अनडिजायरेबल है। ये क्या बातें करता है? कैसे अनडिजायरेबल है यार? डिजायर मतलब क्या होता है? डिजायर मतलब मेरी इच्छा शक्ति, कि मुझे क्या चाहिए भाई, मेरी क्या इच्छा है, आप मुझे बताओ, ढोक लो। आप बोलोगे सर मुझे सीए में इंटर क्लियर होना है, मैं बोला ठीक है यही इच्छा है, मैं तथास्तु बोल दूंगा, आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी, बट मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि इसके बाद कोई इच्छा नहीं होगी। आप बोलोगे फिर मत करो तथास्तु। बिकॉज हमें खुद को भी पता है सीए में इंटर होने के बाद हमारी इच्छा रहेगी सीए में फाइनल क्लियर हो जाए, सही है। तो ये इच्छा तो आपके कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी। सीए में फाइनल के बाद बोलोगे अच्छी बीवी मिलेगी, अच्छा हाँ जो भी है हाँ वो मिलेगा, है ना। तो बच्चा आपकी अगर इच्छा ही कभी खत्म नहीं होगी तो सोशली अनडिजायरेबल है ना। कितना भी आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सोच लो, सामने वाला तो ज्यादा ही एक्सपेक्ट करेगा यार। इट इज नॉट अ डिस्क्रिप्टिव आइडिया, ये डिस्क्रिप्टिव आइडिया नहीं। सिर्फ मतलब क्या बोलना चाहता है कि भाई सिर्फ इसी से कुछ नहीं होगा, यू विल हैव टू डेफिनेटली थिंक अबाउट योर बिजनेस एज वेल एज दिस। तो ये अकेली डिस्क्रिप्टिव आइडिया नहीं है, इतनी बड़ी आइडिया नहीं है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओनली स्टॉक होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डज नॉट लीड टू फर्म्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एब्सोल्युटली सही। सिर्फ आप शेयर होल्डर का सोचोगे तो बढ़ेगा क्या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? नो ना बेटा। हमने तो अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि शेयर होल्डर का नहीं यार। अभी तो हम ये भी देखे थे ना कि आपने मनी लेंडर्स वगैरह उनके भी बारे में सोचना है। तो अगर आप जितना एम्प्लॉयज के बारे में सोचोगे, मॉरली सोचोगे, सोशली सोचोगे, तो आपको सबको कंसिडर करना पड़ेगा। सिर्फ स्टॉक होल्डर्स के वेल्थ के बारे में आपको फर्म का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा, ये नहीं होगा, ये गलत है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज एंडेंजर्ड व्हेन द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेटेड। जब ओनरशिप एंड मैनेजमेंट मतलब दो चीजें, ओनरशिप मतलब आपका शेयर होल्डर कि जो पैसा लगा रहा है बिजनेस में। अभी उसी के साथ सर मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट मतलब जो बिजनेस को चला रहा है, सही है, जो बिजनेस को चला रहा है एंड जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, दीज आर ओनर्स एंड दीज आर मैनेजमेंट। ये क्या बोल रहा है, ये जब सेपरेट हो जाते हैं तब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डेंजर में आ जाता है। क्या बोले? तब डेंजर में आ जाए। क्यों? सिंपल सी बात है यार, जो पैसा लगा रहा है वो ओनर है, अभी जो पैसा नहीं लगा रहा है वो बिजनेस चला रहा है, मैनेजमेंट है। अभी मैनेजमेंट काम करेगा जितना ज्यादा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इनका वेल्थ बढ़ाने के लिए। तो ये तो डेंजरस सिचुएशन है। सोच के देखो, आपके सोच के बाहर आ जाएगा ये पॉइंट। मैं काम कर रहा हूं दूसरे का वेल्थ बढ़ाने के लिए, ओ हो, क्या पुण्यात्मा हो आप, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो आपको ये सिचुएशन देखना पड़ेगा भाई। अगर ऐसा सिचुएशन देखोगे तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी तो डेंजरस हो सकता है, सही है। इन स्पाइट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव। बराबर है, बिकॉज अरे यार एब्सोल्युटली ये जो अगेंस्ट वाले पॉइंट्स हैं ये है, बट इतने ज्यादा वैलिड नहीं अगर मैं उसके फेवरिज्म के कुछ पॉइंट्स देखूं तो। एब्सोल्युटली सही, बिकॉज अगर मैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचूं नहीं तो फिर तो काम ही बन गया, फिर तो बिजनेस तो फिर आप छोड़ दो, थोड़े दिन के लिए ही आपका जिंदगी है फिर तो। मतलब बिजनेस का जिंदगी है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। दैट्स वाई लॉट ऑफ फेवरेबल पॉइंट्स। तो कुछ जो अगेंस्ट के पॉइंट्स है ना वो उसको बेसिकली ओवरवेट नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड टू बी द अप्रोप्रिएट, सही है, क्लियर विद दिस। दैट्स वाई उसको अप्रोप्रिएट कंसिडर किया जाता है। ये आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन रहता है पेपर पैटर्न में। अगर मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊं तो ये देख लो, एक बार मैं एक एमटीपी ओपन कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। ये देखो आपका ये पेपर है, एमटीपी है, ये एमटीपी में देख लेना फटाफट। चलो मैं आपको बता रहा हूँ पेपर पैटर्न क्या है आपका। ये है आपका पेपर सेक्शन बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, आपने अगर देखा रहेगा, ठीक है। तो देख लो, निकिता मैम ने बताया रहेगा मे बी कॉस्टिंग के टाइम, अगर शायद तो सेम पेपर पैटर्न है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो देख लो सबसे पहला आपका आएगा कौन सा, ये अल्टरनेटिव, करेक्ट आंसर चूज करो सर। ये तो बहुत सिंपल है ना, 6 मार्क्स के लिए ये है। उसके बाद में आपके लिए रहेगा ये, चलो मोस्ट अप्रोप्रिएट, मैच द फॉलोइंग, बच्चों वाले क्वेश्चन 4 मार्क के, ट्रू और फॉल्स बच्चों वाले क्वेश्चन। इधर तो रीजन भी नहीं पूछ रहा है वो, पर ठीक है आप थोड़ा छोटा सा रीजन दे दोगे एक एक लाइन में। उसके बाद में आंसर एनी 3 क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 में से, ठीक है। 7, 8, 9, 10 4 में से, ये 6 वाला तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन। वो तो कभी जिंदगी में छोड़ोगे भी नहीं आप लोग, एंड छोड़ना भी नहीं चाहिए। जो वो छोड़ेगा वो पागल है। मतलब वो तो गया भाई।
इसके बाद में ये आपका रेशियो एनालिसिस का 4 मार्क का क्वेश्चन है। इसके बाद में ये एक बड़ा सारा क्वेश्चन है फंड फ्लो स्टेटमेंट का, ये भी हम पढ़ेंगे, 8 मार्क का क्वेश्चन है। ये देख लो, मतलब 12-12 मार्क के 4 क्वेश्चन है, सही है। उसमें से आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 12 इंटू 3 36 और ऊपर का 14 मार्क का मैंडेटरी क्वेश्चन, 50 मार्क्स का क्वेश्चन। ये 8th में आपका आ रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन। उसके बाद में आपका क्वेश्चन आ रहा है भाई ये ऑपरेटिंग लिवरेज, ये लिवरेज हम पढ़ेंगे, कल हमने देखा था। चलो ठीक है, ऐसा सब चीजें हो रही है, मुझे बताना था। ये देख लो लास्ट वाला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 क्वेश्चन। इसमें भी ऑप्शन दे दिया जिंदगी में इन्होंने, और इसमें ऑप्शन में देख लो ये सब क्वेश्चन होते हैं आपके। अभी मुझे बताओ आपके लिए 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9 आर 3 क्वेश्चन प्योर प्रैक्टिकल, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इन तीनों में तो आपको 100% मार्क्स आएंगे। एंड आपको बताऊं मैं, आपको अगर पॉसिबल है तो प्रैक्टिकली सॉल्व करना, वो थ्योरी वाला छोड़ देना, थ्योरी वाला ऑप्शन में डालना, थ्योरी वाला, बिकॉज वहां पे कितना भी लिखो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या बोला मैंने, कितना भी लिखो आपको फुल मार्क्स मिलने का बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। तो अगर यहाँ पे 12 मेरे फिक्स नहीं है भाई, तो प्रैक्टिकल प्रिपेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। एंड दैट्स वाई मैंने आज बोला कि मैं थ्योरेटिकल ले लूंगा आज के दिन, और जो भी प्रैक्टिकल के रिलेवेंट है वो लूंगा, बाकी हम बचे हुए जो प्योर थ्योरी है वो बाद में ले लेंगे, सही है। तो देख लो ये प्रैक्टिकल में अगर आपको 36 पूरे आ गए, मैं तो 100% चाहिए ना, मुझे तो आपसे मार्क्स 100% चाहिए, एंड मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगा उस लेवल के हिसाब से, सो डोंट वरी अबाउट इट। और ये 14 मार्क्स में क्या टाइम पास है, ये तो यहाँ पे फुल मार्क्स मिलने का प्रोबेबिलिटी है, तो 50 में से 50 तो आ सकते हैं, आना ही है, कोई डाउट ही नहीं है ना। तो ये तो आपको 50 मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। सिर्फ आपने जो मैं बोल रहा हूँ 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना है। जितना भी बोलूंगा, होमवर्क दूंगा, आपने 100% होमवर्क करना है। रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि होमवर्क नहीं करना है, डेफिनेटली यू हैव टू डू योर होमवर्क, सही है। मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपने होमवर्क करना मतलब करना पड़ेगा, तभी आप 50 मार्क्स आई एम वेरी मच श्योर आप अचीव कर पाओगे, ठीक है, परफेक्ट है। चलो, ये स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह प्योर थ्योरी क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस किए हैं, जितना भी प्रैक्टिकल तरफ से रिलेवेंस है ना हमने डिस्कस किया है। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, बिजनेस फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग, चलो आ जाओ मेरे साथ, अच्छे से देख लें फटाफट। जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है भैया, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, परचेस वाला, प्रोडक्शन फंक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, सेल्स मार्केटिंग, सेल्स वाला नहीं सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका ये वाला सप्लाई चेन, सही है, अकाउंटिंग फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स HR एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन, सही है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको पता ही है, ये ज़्यादा हम डिस्कशन करने के लायक भी नहीं है, ये हम एकदम बाद में डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल में आपको कुछ नोट्स दे दूंगा थ्योरी के रिगार्डिंग, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम बातें करेंगे। चलो अभी जब हम बातें करेंगे, ये वाला एक देख लो, फटाफट देख लो, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये हमने डिस्कस किया है मेजॉरिटी कल के सेशन में भी एंड आज के सेशन में भी, जिस हमने डिस्कस किया ना वो फॉर्मल वे में ही हम डिस्कशन देख लो। 3 मेजर फंक्शंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजन, बराबर है, तीनों का डिस्कशन कर लिया। कल भी हमने देखा था सर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलूंगा मतलब कैपिटल बजटिंग, जब चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा था तो आपको पता है पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये आपका आएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए, परफेक्ट है। जब मैं बात करूंगा फाइनेंसिंग डिसीजन, तब आपका आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, भाई पैसा जो लगा रहा हूं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, क्या बोला मैंने, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, वो आएगा इधर फाइनेंसिंग डिसीजन में। जब मैं बोल रहा हूं पैसा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, तब आएगा आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सही है, तब आपका आएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब मैं बोल रहा हूं सर फाइनेंसिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, तो क्या कॉस्ट लगेगा, कितना कैपिटल स्ट्रक्चर, कैसा, कितना इक्विटी कितना डेट होना चाहिए, उसमें कितना इक्विटी शेयर है, कितना बैंक लोन से, कितना डिवेंचर, कितना बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर डिसाइड करना, दैट व्हाट, एंड लेवरेज, कितना रिस्क लेवल पे डिसाइड करना है कैपिटल, दैट इज व्हाट योर फाइनेंसिंग डिसीजन, सही है। एंड उसको लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका कैपिटल बजटिंग का डिसीजन, 4 प्रोजेक्ट्स दिए थे, कल बोला था ना प्रोपोजल से, किसमें जिसमें ज्यादा रिटर्न आएगा उसको सिलेक्ट करो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, कैपिटल बजटिंग। एंड डिविडेंड डिसीजन, तो ये तो किसके लिए भाई, ये तो आपको पता है ना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अभी बात की थोड़ी देर पहले, एंड कल भी हमने बात की थी कि अगर सामने वालों को पैसा नहीं दोगे तो कंपनी की इज्जत डाउन हो जाएगी भाई, एंड अगर डाउन हो जाएगी तो बिजनेस को ग्रो कराना डिफिकल्ट है। तो डिविडेंड डिसीजन प्रॉपरली लेना डिपेंडेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डिविडेंड पॉलिसी क्या है, कितना डिविडेंड पे करोगे वो डिपेंड करेगा, रिटेन अर्निंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये अपने 3 मेजर फंक्शंस रहेंगे, इसके रिगार्डिंग हमने जो बातें की है वही यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा थ्योरेटिकल इसमें, सो हम ये बाद में कर लेंगे एकदम शॉर्ट व्यू से, थ्योरेटिकल से, ठीक है। चलो, सोर्सेस ऑफ फंड्स कैसे करेंगे,
देखेंगे, हमने डिस्कस किया है वो। अभी मैं जाऊंगा आगे। चलो चलो चलो, फाइनेंशियल सोर्सेस ऑफ बिजनेस। अभी देखो टाइप्स ऑफ फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स कौन से रहेंगे भाई? वेरी सिंपल, हमने डिस्कस कर चुके हैं। ओनर्स के फंड्स मतलब जो ओनर रहेंगे भैया, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सही है। रिटेन्ड अर्निंग्स तो अपना खुद का ही पैसा है ना भाई। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स वही है, प्रॉफिट जो कमाए उसी को बिजनेस में लगाओ, फ्लो बैक करो, रिटेन्ड अर्निंग्स। एंड कैपिटल सब्सिडी और इंसेंटिव्स मतलब क्या? गवर्नमेंट के सब्सिडीज, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स, कैपिटल सब्सिडी इंसेंटिव्स वो। जब मैं बोरोड फंड्स बोलूंगा तो भैया क्या आएगा लॉन्ग टर्म में? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, 10 साल 15 साल का टर्म रहता है ना, ठीक है। टर्म लोन्स, अभी ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स आएंगे तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा ना। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स अलग आएंगे, शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स अलग आएंगे, 12 महीने के बीच में जो मैच्योर होते हैं वो अलग से आएंगे बेटा, ठीक है। टर्म लोन्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, जब रुपी लोन, फॉरेन करेंसी लोन। फॉरेन करेंसी लोन डू यू नो? फॉरेन करेंसी लोन में एक बहुत पॉपुलर वे होता है, यू शुड नो दिस, दैट्स वाई बोल रहा हूँ। मुझे देखो, आपको सिर्फ सब्जेक्ट समझा के मतलब है क्या एग्जाम के लिए? नो, आई हैव टू प्रिपेयर यू फॉर एंटायर लाइफ यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके अलावा जिंदगी बेकार है। तो अगर आपको पर्सनल फाइनेंस के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आपको देख लो, अगर बिजनेस कराना है तो आपको पता है ECB, आपने अगर सुना रहेगा कभी जिंदगी में, तो इसको बोलते हैं फुल फॉर्म एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये सब मुझे कैसे पता है भैया? मैंने ऑडिट किया ना काफ़ी सारे लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट किए हैं, अनलिस्टेड के किए हैं, बड़े बड़े MNCs के किए हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसे है तो वहाँ पे तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होती है भाई, सही है। जो भी बोलता हूँ मैक्सिमम चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होती हैं, जहाँ पर नहीं होती हैं वहाँ पर मैं क्लियर कट बोल भी देता हूँ कि सर ये तो सिर्फ बुकिश है और ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो चीज़ आया नहीं है, फॉर्चुनेटली वो अभी तक सीन आया नहीं है, एंड आएगा भी नहीं ज़्यादा, ठीक है, सही है। चलो ECB क्या होता है ये, और ये फायदेमंद होता है क्या? एब्सोल्युटली यस। आपको पता नहीं होगा, इंडिया में आप अगर लोन लो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा अराउंड 18%, 16%, 20%, पता है ना। हाउसिंग लोन वगैरह बात नहीं कर रहा मैं, 8%, 10%, नहीं तो मुझे क्वेरी पूछोगे सर ऐसा थोड़ी ना होता है। 8% पे कितने सारे तो मैसेज आते हैं SBI का 8.05, 8.10% हाउसिंग लोन। नो 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 नो, मैं तो बात कर रहा हूँ बिजनेस लोन्स की, बड़े बड़े लोन्स की बातें कर रहा हूँ। पर्सनल लोन्स देख लो, पूछ लो किसी को भी कितना परसेंटेज, अराउंड इतना रहेगा 15 से 20%। अभी वो डिपेंड करता है, अगर बहुत ही बड़ा लोन रहा तो 12%, 14%, ठीक है। बट मैं वो कंट्रोवर्सी में आना ही नहीं चाहूँगा मुझे तो बात करनी सर, अगर इतना लोन है, अगर आप फॉरेन में जाओगे ना तो आप सोचते रह जाओगे कितना परसेंटेज इंटरेस्ट रहेगा। एंड मेजॉरली कभी कभी फ्लोटिंग रेट रहता है। क्या बोला मैंने? फ्लोटिंग रेट, वेरिएबल रेट। फ्लोटिंग रेट मतलब क्या? अगर आपको पता है मिबोर, लाइबोर, लिबोर वगैरह पता है क्या आपको? लिबोर, मिबोर, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ ना आपको। लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, मतलब क्या होता है देख लो, ये फाइनेंस में काम आएगा अपने के, बहुत काम आएगा ये बाद में, देख लो जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे तब भी बहुत काम आएगा। अगर ये एक बैंक है SBI, ठीक है, उसके बाद है बॉम, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को SBI से लोन चाहिए, क्या बोला? बैंक ऑफ महाराष्ट्र को SBI से लोन चाहिए, SBI बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लोन दे रहा है, लोन गिवन। जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र शॉर्ट टर्म के लिए, इनका लोन कैसे रहता है भाई? 1-1, 2-2 साल, नो, एकदम शॉर्ट टर्म, कभी कभी तो इंट्राडे, मतलब 1-1 दिन के लिए भी रहता है, ओवरनाइट, एक दिन के लिए भाई इतना पैसा चाहिए मुझे। अभी इनके बीच में जो इंटर बैंक रेट रहता है ना, मतलब ये बैंक के बीच में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अलग ही रहेगा। तो ऐसे ही अगर मैं लंदन इंटरबैंक रेट की बात करूं, इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, एंड मिबोर, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है, ये अपना इंडिया का, ये ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे चलता है। लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ये होता है मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, सही है। कभी कभी क्या होता है फॉरेन में, मेजरली ये चीजें होती है, इवन इंडिया में भी होती हैं, वो बोलेंगे भाई ये रेट है ना, ये हर रोज चेंज होंगे, दिस इज डेली बेसिस पे चेंज होने वाले रेट्स, डेली बेसिस पे, ठीक है। जैसे अपना शेयर मार्केट में प्राइसेस चेंज होता है वैसे ही ये रेट्स भी चेंज होंगे, तो ये भी तो डेली बेसिस पे ही है, सही है। अगर ये डेली बेसिस पे चेंज होंगे तो व्हाई नॉट टू मेक सच अरेंजमेंट कि भैया जो हम लोन ले रहे हैं वो हम ऐसा लें कि लिबोर सर जितना रहेगा उतना हम पे करेंगे, प्लस हम 1% पे करेंगे और 2% पे करेंगे। दिस इज व्हाट वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, क्या बोला मैंने?
वेरिएबल इंटरेस्ट रेट, ये आपका होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, ये आपका होता है वेरिएबल इंटरेस्ट रेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरिएबल इंटरेस्ट रेट। परफेक्ट, क्लियर विद दिस बेसिक थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना, ठीक है। चलो अभी मैं क्या बोलता हूं, अभी हम बात कर रहे थे, इधर आ जाते हैं। चलो तो ये होता है आपका फॉरेन करेंसी लोन, मैं ईसीबी बोल रहा था आपको, तो दैट इज वन ऑफ द फॉरेन करेंसी लोन, ईसीबी वन ऑफ द वे। अभी यूजुअली ईसीबी जो आता है वो होता है कभी कभी होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी मतलब पता है आपको, अगर कोई फॉरेन कंपनी का सब्सिडरी इधर है, यूएस में कोई कंपनी बैठा है, एसके यूएनस आईएनसी, एसके आईएनसी बोलो, यूएस में आईएनसी लगता है, अगर आपको नहीं पता तो इनकॉर्पोरेशन आईएनसी, ऐसे जैसे अपने यहाँ लिमिटेड लगता है ना एलटीडी, वैसे वहां पे आता है आईएनसी, एसके आईएनसी, ये है होल्डिंग कंपनी ऑफ एसके लिमिटेड। परफेक्ट, अभी एसके लिमिटेड का होल्डिंग कंपनी बोलता है भाई तुझे मैं लोन देता हूं, क्या, ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, मैं देता हूं तुझे 5 करोड़ का एट द रेट ऑफ लेट से लिबोर प्लस 1%। अभी लिबोर रहेगा 2-3% के आसपास, ये मैक्सिमम मेरा परसेंटेज जाएगा 3 to 4% के आसपास। मैं इंडिया में लोन लूँ तो इंडिया में तो मेरा लोन कितना आएगा, 12%, 15%, 12 to 18% बोल दूं मैं। अगर भाई इतना इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है तो मैं क्यों ना चाहूंगा कि मैं फॉरेन से लूँ, बट यहाँ पे गड़बड़ क्या रहेगी, और एक रिस्क आता है, दैट इज करेंसी रिस्क। क्या, जब मैं अभी यूएस से लिया तो ये लोन मिलेगा मुझे यूएस डॉलर में, ये तो मैंने आईएनआर में कन्वर्ट कर लिया ना रुपीज में, बट ये जब लोन आएगा तब लोन तो यूएसडी में आएगा। अभी मैं यूएसडी में आएगा तो जो भी यूएसडी रहेगा भाई वहां पर तो लग गई ना मेरी। अभी मैं बोलूँ 70 रुपीज के हिसाब से 1 CR यूएसडी का लोन दिया है उसने मुझे, 1 करोड़ यूएसडी, तो यहाँ पे हो जाएगा 70 करोड़ रुपए, बराबर है। तो 70 करोड़ का लोन दे रहा है भाई, तो ये 1 करोड़ यूएसडी मुझे पे करते समय तो यूएसडी में करने पड़ेंगे। आज 70 रुपए का रेट था, ₹70 पर डॉलर, बट अगर मैं बोलूं भाई बाद में देखूंगा, जिस दिन 1 साल बाद देना है तब अगर रेट हुआ तो 90 पर डॉलर, तो फिर क्या, तो ये 20 रुपए का जो है ये तो मेरा कॉस्ट हो जाएगा ना, 20 रुपए पर डॉलर, तो ये 20 प्लस ये इंटरेस्ट, दिस इज टोटल माई कॉस्ट, दिस इज माई फर्स्ट कॉस्ट, दिस इज माई सेकेंड कॉस्ट। आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वॉट अबाउट द करेंसी रिस्क। एक सेकेंड रुको, दिस इज वॉट अबाउट माई करेंसी रिस्क। सही है, क्लियर विद दिस, आई होप यू गाइस आर क्लियर, परफेक्ट एकदम। तो दैट्स वाई यूएस, बट फिर भी अगर आप करोगे ना, अगर इतना ज्यादा मार्जिन है भाई तो ये भी फिर भी बेटर हो जाता है, एंड दैट्स वाई लॉट ऑफ एमएनसीज एक्चुअली गो फॉर दिस पर्टिकुलर ईसीबी का अरेंजमेंट। परफेक्ट, चलो ये हो गई प्रैक्टिकल बातें, ये आपको बहुत काम आएगी जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना, तो अब याद करोगे मुझे ये सब चीज़ों के लिए, पता है मुझे फॉर श्योर। चलो उसके बाद में बात करेंगे टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट फ्री। वेंचर कैपिटल पता है आपको, स्टार्टअप्स में आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट जो स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। टर्म लोन्स आपको पता ही है, इंटरेस्ट फ्री सेल्स टैक्स लोन्स, ये ठीक है। एसेट डेट सिक्योरिटाइजेशन इज अनदर डिफरेंट कंसेप्ट, अब बात करेंगे डिटेल में। यूरो इक्विटी इश्यूज, ये भी बात करेंगे डिटेल में। न्यू डेट इंस्ट्रूमेंट्स, लॉट ऑफ वेज आर देयर। मीडियम टर्म के लिए प्रेफरेंशियल कैपिटल हो सकता है, इक्विटी इज तो फॉर लॉन्ग टर्म ना, बिकॉज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल तो नहीं आएगा उधर, तो दैट्स वाई प्रेफरेंशियल। रीपेमेंट कब आएगा, जब लिक्विडेशन होगा तब, वो भी लास्ट में पैसा बचाता हूँ। मीडियम टर्म में डिवेंचर्स बॉन्ड्स भी हो सकता है, जैसे बोला था शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, वैसे ही मीडियम टर्म में भी हो सकता है। पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगेन लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेस, यूरो डेट इशू, न्यू डेट इंस्ट्रूमेंट्स। एंड शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो क्रेडिट, शॉर्ट टर्म इधर कुछ नहीं आएगा, ओनर्स में तो सिर्फ इक्विटी प्रेफरेंस वगैरह रिलेवेंट है ना, तो शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा, वो तो ज्यादा टर्म्स के लिए ही रहेगा। अगर मैं बात करूँ भाई, हाँ चलो शॉर्ट टर्म में देखो, क्रेडिट फ्रॉम ट्रेड एंड एक्सपेंस क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स है जो अपने वेंडर्स है उनसे क्रेडिट लो, बैंक एडवांसेस, फैक्टरिंग, कमर्शियल पेपर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये लॉट ऑफ कंसेप्ट्स ही हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स, ब्रिज फाइनेंस, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ये अलग अलग डिस्कस करेंगे एक थ्योरेटिकल सेशन में, ठीक है। अभी बस मुझे नाम बताने थे आपको, थ्योरी सेशन में हम इसका डिस्कशन करेंगे। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। चलो 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 चलो, ये थ्योरेटिकल सेशन में बातें करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ कंसेप्ट्स फैक्टरिंग वगैरह आपको पता होना चाहिए, हम एक स्पेसिफिक सेशन में उसको करेंगे। चलो अभी मैं आ जाऊंगा नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, एक सेकंड रुको।
ये फाइनेंशियल मार्केट वगैरह ठीक है आपको ये, हाँ एक बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। फाइनेंशियल मार्केट मतलब फाइनेंस मार्केट मतलब क्या भाई, कि जहां पे तुम्हें पैसे का लेना देना होता है, दैट इज योर फाइनेंशियल मार्केट। अभी फाइनेंशियल मार्केट में दो चीजें आती है, एक आता है मनी मार्केट, एक आता है कैपिटल मार्केट। नाम तो सुना ही होगा सर, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। नहीं सुना, नहीं सुना ना बच्चा, टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूं। फाइनेंशियल मार्केट किधर गया, किधर गया, हाँ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में मैंने बात की सबसे पहले मनी मार्केट, ठीक है, एंड सेकंड है आपका कैपिटल मार्केट। कुछ नहीं, आपके मॉड्यूल का ही चार्ट बना रहा हूं। कैपिटल मार्केट जब बोलता हूं तो आपने नाम सुना है शेयर मार्केट, शेयर मार्केट सही है ना, अरे सही है क्या, एब्सोल्युटली यस सर। ओवर द काउंटर मार्केट ये नहीं सुना है आपने, OTC ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर मार्केट, परफेक्ट। सो इसमें बेसिकली दो टाइप रहते हैं, एक आता है प्राइमरी मार्केट, एक आता है सेकेंडरी मार्केट। क्या बोला मैंने, एक आता है प्राइमरी, एक आता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मतलब क्या, जब ओवर द काउंटर होता है ना, दैट इज व्हाट यूर, सॉरी रुको, अभी ओवर द काउंटर की जगह पे मैं बात करूंगा, जब कंपनी डायरेक्टली फर्स्ट टाइम इश्यू डायरेक्टली बाय कंपनी, ओवर द काउंटर भी बोल सकते हो आप, इसके बाद मैंने लिखा ओवर द काउंटर। सेकेंडरी मतलब आपका जो शेयर मार्केट है, जो डीमटेरियलाइज्ड है। क्या होता है इधर, सेकेंडरी क्यों बोला यहां पे, अरे यार मैं पैसे जो अभी इन्वेस्ट करता हूं ना, ये मैं कंपनी से लेता हूं क्या, नो, कंपनी का देखो, कंपनी के बैलेंस शीट में बेटा है शेयर कैपिटल, ये जो शेयर कैपिटल है ये उतना ही है, लेट से मैं बोलूँ 1 लाख शेयर्स इंटू ₹10 का फेस वैल्यू, तो इधर 10 लाख दिखेगा। अभी हर रोज जितना ट्रेडिंग होता है उसके वजह से ये चेंज होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इसके ओनर्स पहले से ही पता है इनको कौन है। अभी ये ओनर्स इधर से उधर भाग रहे हैं और किसी और को बेच रहे हैं, दैट इज योर शेयर मार्केट का प्लेटफॉर्म। अभी जब आप डीमैट में जाओगे, आपने देखा सर बाई का ऑर्डर है, अगर किसी ने शेयर ऑर्डर किया है तो पता है उनको बीड आस्क रहता है, तो बाई एंड सेल। अगर मैं बोलूँ भाई बाई के लिए इतने ऑर्डर्स है, 110 रुपये पे कुछ ऑर्डर है, 112 पे कुछ ऑर्डर है, 108 पे इतने ऑर्डर्स है, जो ज़्यादा रुपये पे करेगा, ठीक है ना, वही तो यहाँ आएगा ऊपर। तो आपने क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्या बोलूँ भाई, कि ये जो बाई सेल है, ये जो शेयर मार्केट में पैसा हो रहा है, ये जो बाई करने वाले लोग बैठे हैं इधर, एंड ये जो सेल करने वाले बैठे हैं, ये सेल करने वाले और बाई करने वाले, ठीक है, इनमें एक्सचेंज हो रहा है। अभी यहाँ पे इधर कुछ फर्क पड़ेगा क्या, एब्सोल्युटली नहीं, इधर कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर इधर, क्यों, बिकॉज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना, ये हो रहा है आपका ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, अगर कंपनी लॉ पढ़ा है तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आपको, आपने कंसेप्ट पता है, तो एक आदमी का इसके पास जो शेयर्स है वो किसी और को ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज व्हाट योर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो ये होता है आपका सेकेंडरी मार्केट में, सही है, डेली बेसिस पे जो होता है मार्केट में, दैट इज योर सेकेंडरी मार्केट। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस। तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी, कैपिटल मार्केट। यस गाइस, सो अभी मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट मतलब सर जहां पे बेटा आपके शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज रहते हैं। क्या बोला मैंने, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, मनी मार्केट में आपके शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब कितने शॉर्ट टर्म, ये अराउंड 12 मंथ्स तक, अप टू 12 मंथ्स। तो आप ऐसे कौन से सर सिक्योरिटीज है जो अप टू 12 मंथ्स, काफी सारे होते हैं ना, जैसे आपका कमर्शियल पेपर हुआ, कमर्शियल पेपर्स, कंसेप्ट नहीं पता होंगे तो टेंशन मत लो, हम पढ़ेंगे बाद में, ओके जब थ्योरी सेशन लूंगा तब मैं बताऊंगा आपको। कमर्शियल पेपर से लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर, रीपर्चेस ऑब्लिगेशन, रेपो, रिवर्स रेपो सुना रहेगा आपने, अगर बजट देखते हो तो पता रहेगा, रेपो रेट बढ़ा, रेपो रेट बढ़ा, रेपो रेट कम हुआ, रिवर्स रेपो रेट, तो उसको बोलते हैं रेपो का फुल फॉर्म में रीपर्चेस ऑब्लिगेशंस। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स कि जो 12 महीने तक बॉन्ड्स रहते हैं,
12 महीने तक के बॉन्ड सर रहते हैं 12 महीने, एब्सोल्युटली यस। इट्स नॉट नेसेसरी ना कि आपका सिर्फ यही रहेगा। तो कमर्शियल पेपर्स है, रेपो है, कमर्शियल पेपर्स हुआ, रेपो है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स है, इसमें इक्विटी भी आए थे, डिवेंचर भी आए थे, बॉन्ड्स भी आए थे। इधर आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आ सकते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इधर भी आ सकते हैं आपके लॉन्ग टर्म में मेजरली। एंड जो शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो काफी सारे एग्जांपल्स हैं। मैं आपको बस एक बार गो थ्रू कराऊंगा अपने इससे, ठीक है। चलो, अरे ये किधर चला गया, काफी नीचे है, ऐसे कैसे हुआ। एक मिनट रुको, अरे चलो, तो काफी सारी ऐसी चीजें, हाँ ये देख लो, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट के कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कॉल नोटिस मनी मार्केट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल था इधर, कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, ठीक है। ऐसे काफी सारी चीजें होती है, रेपो, रिवर्स रेपो, मैंने एडिशनल कुछ भी चीजें आपको बता दी। अभी ये सब चीजें हम थ्योरी सेशन में पढ़ेंगे बेटा, ओके। डिटेल में कुछ जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी चलो यहां पर अभी का सेशन तो स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इतना हम करेंगे एंड देन उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल उतना ही एक शॉर्ट सेशन रहेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे एंड देन हम एक प्रैक्टिकल चैप्टर अपना स्टार्ट कर देंगे अलग अलग सेशन में। परफेक्ट, क्लियर विद दिस। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म करेंगे, यहाँ पर आपका थियोरेटिकल चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये मैं अलग से वीडियो डालूंगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए। परफेक्ट, क्लियर विद दिस। चलो गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। ये अपना नेक्स्ट सेशन का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो रहेगा 20 मिनट का अराउंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए, वो अलग से कर रहा हूं पोस्ट। एंड उसके बाद में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्योर एकदम नॉलेज वाला एंड प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करेंगे एकदम बढ़िया से। पूरे प्रैक्टिकल चैप्टर खत्म हो जाएंगे, लास्ट में एक सेशन हम करेंगे फॉर दिस कवरेज ऑफ कंसेप्ट्स विच आर कंप्लीट थियोरेटिकल फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। परफेक्ट, क्लियर विद दिस। चलो बाय बाय।